हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ क्रमांक 1 को। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हती मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो हमको समझ में आ रहा है कि एक बेटा अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। वो कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो। तो माँ उसे कहती है कि बेटा मुझे क्या तुमने अपनी नानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? क्योंकि आमतौर पर हमारे घर में या तो हमारी दादी माँ हमें कहानी सुनाती है या तो हमारी नानी माँ। तो कहती है, उसकी माँ से कहती है कि बेटा तुमने मुझको अपनी नानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। तो बेटा हट करते हुए कहता है कि नानी नहीं पर नानी की बेटी तो हो। माँ क्यों इतना कष्ट करोगी, मुझे कहानी सुना दो ना। अरे मुझे तुम लेटे ही लेटे कहानी सुना दो, पर सुना दो ना। राजा था या रानी, हाँ वही राजा रानी वाली कहानी, या कोई भी कहानी, माँ कोई तो कहानी सुना दो। तब उसकी माँ कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और ये कहानी तुम्हारे पिता के जीवन की घटना है। उस समय की बात है जब तुम्हारे पिता सुबह प्रातःकाल वन में या बाग में भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुर्गी मनमानी, जहाँ सुर्गी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके खिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा वित्त होकर खल सर से। तो देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, तो माँ से कहती है कि वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, वहां पर रंग बिरंगे हुए फूल खिले थे। जब तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे बगीचे में तो वहां पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे और उपवन के सरोवर में पानी लहरा रहा था। हाँ पानी लहरा रहा था। तभी जो बेटा था उसने एकदम से उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ माँ यही कहानी। माँ आगे कहती है कि पक्षी उपवन में कल कल स्वर से आनंदित होकर गाते थे कि जब वहां पर पक्षी गा रहे थे तभी अचानक ऊपर से एक घायल हंस तड़पता हुआ नीचे गिरा, जिसका शरीर तेज धार वाले बिंदा हुआ था, जिसका शरीर तेज धार वाले बाण से बिना हुआ था, मतलब उसको चोट लगी हुई थी। वह खून से लथपथ था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, मतलब उसको बहुत गहरी चोट लगी थी। तो हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। शौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया। लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो माँ बताती है कि उस पक्षी को तीर लगा था और वह बहुत तड़प रहा था, उसके पंखों को भी चोट लगी थी। तो तभी बेटा कहता है, हाँ माँ ये बहुत करुणा भरी कहानी है। वो पक्षी अचानक से गिरा तो तुम्हारे पिता ने उस घायल पक्षी को देखकर उसे उठा लिया और उन्होंने उठाकर प्यार से अपनी गोद में उसे रख लिया और सहलाने लगे। तो पक्षी को भी लगा कि हाँ अब वो सुरक्षित हाथों में है और अब शायद उसे नया जीवन मिल जाएगा। परंतु तभी वहां पर वो शिकारी आ गया और उस पक्षी को मानने लगा कि मैंने इतना अच्छा निशाना लगाया और लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ मैं सफल हुआ हूं, तो यह पक्षी मेरा हुआ। यह कहानी क्या हो गई, कोमल और कठिन कहानी बन गई कि एक तरफ तो आखेटक कह रहा है कि नहीं मुझे ये पक्षी दे दो क्योंकि मैं तो अपने लक्ष्य में सफल रहा हूँ, मैंने इसको, मेरा लक्ष्य ये था और मैंने इसे अच्छे से भेज दिया। और दूसरी तरफ इस बेटे के पिता है जो उस पक्षी की रक्षा करना चाहते हैं। गंगा उसने आहात पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बक्षी हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय अग्रही थे स्वविषय में, गई वाद तब न्यायालय में, अनि सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो हुआ क्या कि जो शिकारी था उसने घायल पक्षी पर अपना अधिकार जताया क्योंकि उसका कहना था कि उसने उससे तीर मारकर पक्षी को गिराया है तो पक्षी मेरा होना चाहिए। परंतु माँ कहती है कि परंतु तुम्हारे पिता उस पक्षी के रक्षक बन गए क्योंकि वह पक्षी को बचाना चाह रहे थे, उसको नया जीवन देना चाह रहे थे। तभी जो शिकारी था जिसने पक्षी को मारा था वह हट करने लगा कि नहीं मैं तो पक्षी को लेकर ही मानूंगा। तभी पिता उत्सुक होकर बोला, उसने हट किया, उसने जिद की माँ। तो माँ कहती है हाँ। बात तो आगे बढ़ी, विवाद बढ़ा और उसके बाद दयालु और निर्दयी के मध्य कहासुनी होने लगी, मतलब उसके पिता और जो शिकारी था उसके बीच कहासुनी होने लगी कि नहीं पक्षी मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि भाई तुमने तो उसको मारा है। और दोनों ही पक्ष अपने अपना तर्क रख रहे थे। तब राज्य के न्यायालय तक बात पहुंच गई और सभी लोगों को पता चल गया कि यह बात चारों ओर फैल गई। तो ये कहानी क्या हो गई और बहुत विख्यात हो गई। तो अब राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लो तेरी वाणी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को उभारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी कैसे समाप्त होती है। तो राहुल, तो माँ राहुल से कहती है कि राहुल तुम ही निर्णय करो, बताओ तुम किसका पक्ष लेते, किस किस पक्ष में न्याय देते तुम, बिना डरे बताना किसकी जय होती।
तो राहुल माँ से कहता है कि माँ, मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे एक कहानी के रूप में सुन रहा था, किंतु इतना जरूर कहूंगा कि यदि किसी को अकारण बिना किसी अपराध के मारा मारा जाता है तो क्या किसी दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। तो राहुल कहता है कि माँ, अगर कोई किसी को अकारण मार रहा है तो हमें तो बचाना ही पड़ेगा ना, मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है ना माँ, न्याय सदैव दया का पक्षधर होता है। तो पुत्र की बातें सुनकर माँ को पता चल गया कि ये कहानी तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ आ गई। तो जब ये सब वाक्य माँ ने सुने तो माँ कहती है कि तुमने ये कहानी तुम्हें तो बहुत अच्छे समझ आ गई और तुम इस कहानी के मूल्यों को भली भांति जीवन में उतारोगे। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उन्हें कवि का परिचय दिया गया है, तो पढ़ते हैं कौन थे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरनगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगी थी। बताया गया है कि जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जी रचित यह कविता का यह अंश है माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। इसमें माँ यशोधरा और उनके बेटे के बीच जो संवाद शैली है वो रची गई है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरंगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगी थी। प्रारंभ में ब्रज भाषा और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे और जब उन्होंने शुरुआती दौर में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी थी और फिर वह हिंदी में ही आजीवन अपना लेखन कार्य करने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब उनकी कविताओं ने देश में बहुत प्रभाव डाला, लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वाधिक है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। अष्टकवि के रूप में यह काफी विख्यात है, काफी ख्याति इनको प्राप्त हुई है। उनकी अधिकांश जो कृतियाएं हैं, जिनकी रचनाएं हैं, वे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर में है। और इनकी कुछ काव्य कृतियां हैं साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो यहाँ से हमारा पाठ का होता है समापन। देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक तो आपको कौन सा टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊं, तब तक के लिए बाय बाय।